हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग और आज हम महाराणा प्रताप का अगला पार्ट करते हैं मित्रों, मेवाड़ के इतिहास में। तो पिछली बार हमने हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन जाना था और आज मित्रों इस युद्ध को आगे बढ़ाते हुए उसके बाद की परिस्थितियाँ, यानी कि युद्ध के बाद क्या घटित होता है उसके बारे में जानेंगे। तो हल्दी घाटी के युद्ध को हल्दी घाटी क्यों कहते हैं, इसको खमनोर का युद्ध किसने कहा, बदायूं ने इसको कौन से युद्ध की संज्ञा दी, मित्रों ये सारे जो वक्तव्य हैं इनके बारे में हम आज जानेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें मित्रों। तो मित्रों, महाराणा प्रताप जो है वो युद्ध के स्थल से बाहर निकल जाते हैं जाला बिद्दा के कहने पर। जब महाराणा प्रताप युद्ध स्थल से बाहर जा रहे होते हैं तो दो जो मुगल सैनिक होते हैं उन्हें युद्ध स्थल से बाहर जाते हुए देख लेते हैं। तो वो उनका पीछा करते हैं और उन्हें मारने का प्रयास करते हैं। इसी बीच क्या होता है कि महाराणा प्रताप के छोटे भाई, जिनका नाम शक्ति सिंह होता है मित्रों, ये जो है, मैंने आपको जब उदय सिंह की स्टोरी बताई थी तो बताया था कि शक्ति सिंह जो है उदय सिंह से नाराज होकर अकबर के पास चले जाते हैं, अकबर के दरबार में शामिल हो जाते हैं मित्रों। और जब इनकी नज़र जो है वो उन दो सैनिकों पे पड़ती है तो वो क्या, शक्ति सिंह के अंदर भाई का प्रेम या भ्रातृत्व प्रेम जाग जाता है मित्रों। और वो क्या है, अपने भाई के जान बचाने का प्रयास करते हैं और मुगल सैनिकों का पीछा कर उनको मार देते हैं मित्रों। मुगल सैनिकों को मार देते हैं उनका पीछा करके। इस तरह क्या है कि ये जो शक्ति सिंह है ये अपने भाई को बचाते हैं। फिर उसके बाद मित्रों, महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा जो होता है चेतक, इस चेतक की बलीचा गांव में एक नाला, छोटा नाला जो था पानी का, उसको पार करते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसी बलीचा गांव में ही इस चेतक की मृत्यु होती है। और मित्रों, बलीचा गांव में ही चेतक की छतरी बनी हुई है मित्रों। हल्दी घाटी के युद्ध में मित्रों, महाराणा प्रताप का जो सेनापति होता है वो होता है हाकिम खां सूर। ये मित्रों एक मुस्लिम होते हुए भी महाराणा प्रताप का साथ देता है, राजपूत शासक का साथ देता है। और हल्दी घाटी के युद्ध में एकमात्र मुस्लिम सेनापति होता है जो युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से वीर गति को प्राप्त होता है। और वीर गति को प्राप्त होने के बाद मित्रों, इसका जो मकबरा है वो खमनोर उदयपुर में बनाया गया। खमनोर उदयपुर में हाकिम खां सूर का मकबरा बनाया गया मित्रों। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारे लिए। तो मित्रों, फिर क्या होता है कि जब बलीचा गांव में मृत्यु हो जाती है चेतक की, तो वही बलीचा गांव में चेतक की छतरी का निर्माण किया जाता है। और उसी वक्त क्या होता है कि महाराणा प्रताप क्या होते हैं, वो रोने लगते हैं मित्रों। महाराणा प्रताप कभी भी कठिन परिस्थितियों में कभी नहीं रोए, लेकिन चेतक की मृत्यु पर उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, क्योंकि चेतक जो है वो उनका बहुत ही प्रिय होता है। उसी समय मित्रों पीछे से आवाज़ आती है। क्या आवाज़ आती है? ओ नीला घोड़ा सवार, ओ नीला घोड़ा असवार। मित्रों, ये जो कथन होते हैं ये उनके छोटे भाई शक्ति सिंह के होते हैं। और इस कथन को सुनकर महाराणा प्रताप पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ अपने भाई शक्ति सिंह को पाते हैं मित्रों। शक्ति सिंह मित्रों महाराणा प्रताप के पास आकर बहुत ही लज्जित होकर उनकी चरण पकड़कर उनसे क्षमा याचना करते हैं। महाराणा प्रताप से क्षमा याचना करते हैं और महाराणा प्रताप क्या करते हैं, उनको गले लगाकर उनको क्षमा कर देते हैं। तो मित्रों, ये जो महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह के बीच का जो वक्तव्य है, इसके बारे में हमें दो ग्रंथ है मित्रों। एक तो अमर काव्य वंशावली में इसका वर्णन मिलता है। और दूसरा जो मित्रों है वो रासमंद जो झील है, रासमंद झील जो है मित्रों, उसके किनारे एक नौ चौकी पाल है। नौ चौकी पाल पर मित्रों राज प्रशस्ति लिखी हुई है। राज प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है? राज प्रशस्ति लिखी गई है मित्रों, संस्कृत भाषा में है ये पूरी तरह। और ये लिखी गई है, रण छोड़
भट्ट के द्वारा लिखी गई है। और ये रणछोड़ भट्ट ने भी महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह के बीच का जो संवाद है और उनके जो मिलाप का जो परिस्थिति है उस सब का वर्णन इसमें किया है मित्रों। तो इन दो स्रोतों से हमें महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह के बारे में जानकारी मिलती है। इसके आगे मित्रों हम जानें तो महाराणा प्रताप का जो हल्दी घाटी के युद्ध के समय जो मुख्य नियंत्रण केंद्र था मित्रों वो केलवाड़ा में था। कहाँ था? केलवाड़ा। और केलवाड़ा जो है मित्रों वो है राजसमंद में। मित्रों ये जो सभी जो स्थान है वो लगभग उधर मतलब उदयपुर के आसपास ही पड़ते हैं। और ये जैसे केलवाड़ा जो है वो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में था। और युद्ध समाप्ति के बाद जो है महाराणा प्रताप ने अपना जो मुख्य केंद्र है वो कुंभलगढ़ दुर्ग को बनाया। कुंभलगढ़ दुर्ग। अब मित्रों हम जानते हैं किरण देवी के बारे में, जिनका नाम था जयवंती, जिनको किरण देवी भी कहते थे और इनको जयवंती भी कहते थे, जयवंती या किरण देवी। तो मित्रों ये थी कौन और इनका हल्दी घाटी के या महाराणा प्रताप से क्या लेना देना था? तो आओ मित्रों जानते हैं इनके बारे में, किरण देवी के बारे में। किरण देवी जो थी मित्रों महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की पुत्री थी। और इनका विवाह जो है वो बीकानेर के शासक कल्याणबन के छोटे पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ से हुआ था मित्रों, पृथ्वीराज राठौड़। मित्रों इन्होंने ही बेली की रुक्मिणी रचना की थी। और ये जो अकबर के दरबार में दिल्ली में ही रहते थे मित्रों। कहाँ रहते थे? दिल्ली में रहते थे। एक बार क्या हुआ कि नौरोज का त्यौहार था। नौरोज के त्यौहार के अवसर पर अकबर ने मीना बाजार का आयोजन किया। मीना बाजार। अब मीना बाजार का आयोजन किया तो मित्रों ये मीना बाजार था पूरी तरह महिलाओं के लिए था। इसमें महिलाएं तो सामान खरीदने आती थी और महिलाएं वही दुकान लगाकर सामान बेचती थी। इसमें मीना बाजार में किरण देवी ने भी अपना सामान लगाया और वो क्या बाजार में सामान बेच रही थी। अकबर ने क्या किया कि स्त्री के वेश में मतलब इसमें पुरुषों का जो प्रवेश था मीना बाजार में वो वर्जित था। पुरुषों का प्रवेश वर्जित था मीना बाजार में। तो अकबर क्या किया, अकबर ने स्त्री का वेश बनाकर और इस बाजार में घूमने निकल गया। और उसकी नज़र जब किरण देवी पर पड़ी तो उसने किरण देवी को घेर कर उसको स्पर्श करने का प्रयास किया। किरण देवी को स्पर्श करने का प्रयास किया। लेकिन मित्रों क्या हुआ कि किरण देवी ने कहा कि उसको कटार जो थी उसके पास थी, किरण देवी थे, और कटार से उसने अकबर पर वार कर दिया और अकबर पर वार करके उसको जमीन पर पटक दिया। मित्रों इतनी वीरांगना थी ये किरण देवी, इसने मतलब अकबर को एक हाथ से कटार से वार करके उसको जमीन पर पटक दिया और कहा कि मेरी धमनियों में बप्पा रावण और राणा सांका का रक्त है। अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो सुगंध खाकर प्रतिज्ञा कर कि आज के बाद तू किसी भी नारी को बुरी दृष्टि से नहीं देखेगा, सम्मान की दृष्टि से देखेगा, सम्मान की दृष्टि से देखेगा। तो इस तरह मित्रों उसने अकबर को बाध्य कर दिया और कटार से मित्रों उसके प्राण मतलब लेने पर वो उतर आई, क्योंकि अकबर ने जो है उस पर बुरी नज़र डाली थी। तो मित्रों इतनी वीरांगना थी किरण देवी, और मेवाड़ की मतलब जो स्त्रियां थी वो भी इतनी वीर थी, उनके अंदर भी ऐसे रक्त का संचार था। फिर क्या हुआ मित्रों, अकबर ने उनसे माफ़ी मांगी और उन्हें अपनी बहन बनाया और भविष्य में भी सुधार करने का उसको आश्वासन दिया। तो मित्रों इसके बाद क्या है कि मेवाड़ की इस वीरांगना ने अकबर को प्राणों की भीख दी और तभी क्या है मीना बाजार जो लगना है वो बंद हो गया। मित्रों इस युद्ध में ये जो हल्दी घाटी का युद्ध था ये क्या अनिर्णित रहा। हम जब युद्ध की बात करते हैं तो ये जो युद्ध है मित्रों इसको ज़्यादातर जो इतिहासकार है वो अनिर्णित बताते हैं, अनिर्णित युद्ध की संज्ञा देते हैं, अनिर्णित
युद्ध। क्योंकि मित्रों महाराणा प्रताप जब युद्ध स्थल से चले गए तो मुगल सेना के लिए कोई लक्ष्य नहीं रह गया। वह लक्ष्य तो ये था कि या तो महाराणा प्रताप को बंदी बनाना या या उनकी हत्या करना, लेकिन मुगल जो सेना थी ये दोनों कार्य नहीं कर सकी। तो ये युद्ध जो था वो अनिर्णित था। मित्रों मुगलों ने जो सेना थी वो महाराणा प्रताप की शौर्य की काली गाथाएं सुनी थी। मुगल सेना ने शौर्य की गाथाएं सुनी थी, उन्होंने देखा नहीं था, लेकिन इस युद्ध में महाराणा प्रताप की और वीरता और शौर्य जो था उसे देखकर मुगल सैनिक इतने घबरा गए कि उन्होंने अपने जो युद्ध था, युद्ध के बाद अपने शिविर के चारों ओर मोटी मोटी दीवारें चिनवा ली मित्रों, यानी कि दीवारें खड़ी करवा ली ताकि राजपूतों के घोड़े जो है वो उनको लांघ ना सके, राजपूतों के घोड़े उनको लांघ ना सके। तो इतना ये डर गए थे राजपूतों के वार से, राजपूतों की वीरता से इतने घबरा गए थे कि उन्होंने चारों तरफ शिविर के मोटी मोटी दीवारें चिनवा ली। अब इसके आगे हम जाने तो मित्रों महाराणा प्रताप का आगे क्या कदम उठाए उन्होंने। महाराणा प्रताप क्या युद्ध भूमि से निकलकर कोल्यारी गांव पहुंचे। मित्रों कहाँ गए वो, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है मित्रों, फैक्ट है। कोल्यारी गांव पहुंचते हैं और कोल्यारी गांव पहुंचकर उन्होंने अपना और अपने जो घायल सैनिक थे, घायल सैनिकों का और अपना इलाज करवाया मित्रों। और कोल्यारी गांव के निकट ही मित्रों एक पर्वत है, कमलनाथ पर्वत। कमलनाथ पर्वत के निकट ही आवरगढ़ में अपनी अस्थायी राजधानी बनाई। ये आवरगढ़ जो है इसको अस्थायी राजधानी बनाया एक बार, अस्थायी राजधानी। ये कहाँ पे था, ये कमलनाथ जो पर्वत है उसके पास था ये स्थान, और इसको एक बार युद्ध के बाद अपनी अस्थायी राजधानी बनाया मित्रों। तो मित्रों इस तरह ये हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त होता है। और इस युद्ध के बारे में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग जो नाम दिए हैं उनके बारे में जानते हैं मित्रों। तो हल्दी घाटी के युद्ध का जो सजीव वर्णन है कि बदायूनी ने किया है मित्रों। बदायूनी उस वक्त युद्ध स्थल में मौजूद था मुगल सेना के साथ, और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम था मुत्तफ़ाक़ उल तवारीख़। मुत्तफ़ाक़ उल तवारीख़, तारीख भी कहते हैं मित्रों इसको, तारीख। इसमें क्या है कि इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया है, और इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है मित्रों। बदायूनी ने क्या कहा है, गोगुंदा का युद्ध कहा है मित्रों। अकबरनामा लिखने वाले अकबर के दरबारी इतिहासकार साहित्यकार जिनका नाम अबुल फजल है, इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है मित्रों। खमनोर का युद्ध। इसी तरह मित्रों कर्नल जेम्स टोड जो राजस्थान इतिहास के पिता कहे जाते हैं, कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को राजस्थान की थर्मोपली कहा है। राजस्थान की थर्मोपली। मित्रों इस युद्ध का जो क्षेत्र था वो बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र था, इसलिए इस युद्ध को बनास नदी का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में मित्रों हाथियों ने भाग लिया, हमने पहले जाना इसके बारे में। इस युद्ध में हाथी भी भाग ले रहे थे, तो इसको हाथियों का युद्ध भी कहा गया, हाथियों का युद्ध। और मित्रों गोगुंदा व खमनोर के बीच में जो हल्दी घाटी नामक स्थान था, वहाँ की जो मिट्टी थी वो पीले रंग की थी। पीले रंग की मिट्टी होने के कारण इसको हल्दी घाटी का युद्ध भी कहा गया। पीले रंग की मिट्टी होने के कारण इसको हल्दी घाटी का युद्ध भी कहा गया। तो इस तरह मित्रों अलग अलग इतिहासकारों ने, अलग अलग जानकारों ने इसको अलग अलग नामों से जनता के सामने प्रस्तुत किया, अपने साहित्य में प्रस्तुत किया।
मित्रों, इसके आगे का जो पार्ट है हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।